स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का K2 इंस्टीट्यूट में। आई होप आप सभी को हमारी वीडियोस जो पुराने प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड है वो सभी पसंद आ रही होंगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज आपने अपने फ्रेंड्स के साथ इसके बारे में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन जरूर मिल सके। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हमने जो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो अपनी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 3 है और ये 12th का आखिरी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर अगर मैं स्पेसिफाई करूँ सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज इसकी ये पहली क्लास है। पहली क्लास को लेट्स कीप इट लाइट और जस्ट डिस्कस करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स वर्ड का जो मतलब है वो क्या होता है। केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली केमिकल वर्ड जो है वो आता है हमारा केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो एग्जिस्ट करता है एनवायरनमेंट में, अगर हम उस रिएक्शन के स्पीड को स्टडी करते हैं, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इलेबोरेट करें इसको, ये चैप्टर जो है वो दो चीजों के बारे में बताता है। ठीक है, काइनेटिक्स जो है, काइनेटिक्स वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, आप आई थिंक रिलेट कर पा रहे होंगे काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक एनर्जी होती है जो ऑब्जेक्ट में या किसी भी बॉडी में एग्जिस्ट करती है उसके मूवमेंट की वजह से। इसी तरीके से अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के मूवमेंट को स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम बोलते हैं काइनेटिक्स। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये हमें डेली लाइफ के काफी सारे प्रोसेसेस को और डेली लाइफ के काफी सारे चीजों को एक्सप्लेन करता है। वो किस तरीके से एक्सप्लेन करता है? वो इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि आपके पास स्क्रीन पर कुछ अलग अलग तरीके के इमेजेस दिख रहे होंगे। ठीक है, ये इमेजेस ऑब्वियसली तीन अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप पहली पिक्चर की तरफ देखते हैं, सो द इमेज रिप्रेजेंट्स दी कंबशन। ठीक है, जिसको हम सिंपली ये कह सकते हैं बर्निंग है। बर्निंग का मतलब सपोज कीजिए आपने एक पेपर लिया है और उस पेपर को आप हीट कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इससे क्या बन जाएंगे? एशेस बन जाएंगे, राख बन जाएगी पेपर की। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ रस्टिंग की, रस्टिंग क्या है? रस्ट जो बना है ये करोजन की वजह से बना है। ठीक है, करोजन में क्या है? हमारे पास आयरन है, वो ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हुआ है और उसने FeO या Fe2O3 जो है वो बना दिया है। वहीं पे अगर मैं डाइजेशन की बात करती हूँ तो डाइजेशन जो है वो ये हमारी ह्यूमन बॉडी में हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है वो अलग अलग जगहों के अलग अलग रिस्पेक्टिवली कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो हो रहे हैं इन्वायरमेंट में। अब इसमें क्या है कि ये जो रिएक्शंस हैं इन सब स्पीड है, अगर आप देखिए, अगर उन सबका टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन अगर हम देखें तो वो कंप्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से। अगर हम बात करते हैं अपने कंबशन रिएक्शन की, तो कंबशन रिएक्शन एक बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड का रिएक्शन है, यानी आपने जैसे ही पेपर को आग लगाई वो फटाफट से बर्न हो जाता है और उससे एशेस बन जाते हैं। वहीं पे अगर आप कंपेयर करते हैं विद द करोजन, तो करोजन जो है क्या है, ये काफी ज्यादा लॉन्ग प्रोसीजर है जिसमें लॉन्ग टाइम लगता है। आयरन ऑब्जेक्ट आपने जैसे ही इंस्टॉल किया, अगर कहीं पर भी XYZ आयरन ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, आपने अपने गेट में लगाया है या आपने कोई भी यूटेंसिल यूज किया है, तो धीरे धीरे वो करोड होता है। अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या मॉइस्चर के प्रेजेंस में रहता है तो धीरे धीरे उससे करोजन होती है और तब जाके वो रस्ट बन जाता है। वही अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन तो इन सारी की सारी XYZ एक्सटर्नल फैक्टर से इंडिपेंडेंट है। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपकी बॉडी जो है वो अपने आप विदाउट एनी इंडिकेशन और विदाउट एनी प्रेशर वो डाइजेशन को ऑब्वियसली कंप्लीट अपने आप करता है। और आपकी बॉडी पे उसको मैं कह सकती हूँ कि हमें कोई एक्सटर्नल चीज भी नहीं हमारी बॉडी में होती है जो हमें इंडिकेट करती है कि डाइजेशन हो रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमें हैवी ब्रीदिंग होती है, ऑब्वियसली हम हांफने लगते हैं, तो हमारी बॉडी पे उसका कोई इफेक्ट होता है। वहीं डाइजेशन की अगर हम बात करें तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो स्टमक में हो रहा है, जो पूरी बॉडी में हो रहा है, बट हम पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ एनर्जी हमें मिलती है उसकी। काइनेटिक्स जो है वो इन्हीं तरीके के सारे रिएक्शंस को एक्सप्लेन करता है कि हर एक रिएक्शन जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, उनकी जो स्पीड है यानी उनका जो मूवमेंट है, ठीक है, यानी उनका जो रेट है वो अलग अलग है। और ये अलग अलग होने की वजह से हमें केमिकल काइनेटिक्स ब्रांच की जरूरत पड़ जाती है। केमिकल काइनेटिक्स वी कैन डिफाइन इट इज बेसिकली अ ब्रांच, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि कितने टाइम में आपका एक पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट कर रहा है। तो सारी की सारी स्टोरी जो है ना वो चैप्टर में इस रेट के चारों तरफ ही घूमती रहती है कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन होता क्या है। तो यही हमारा अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी है, दैट व्हाट इज बेसिकली रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। ये जो वर्ड है ये एक्चुअली में बहुत सिंपल और इजी लग रहा है, बट
इसके ऊपर ही मैं कहूँ मेजरली पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो बेस्ड होता है। ठीक है, रेट वर्ड जो है पहले समझते हैं ये रेट वर्ड का मतलब क्या है। सो रेट वर्ड तभी आता है जब आपके पास कोई भी चेंज इन स्पीड होता है। ठीक है, रेट इज बेसिकली हम रेट ऑफ वेलोसिटी कहते हैं, है ना। तो कोई भी चेंज अगर विद रिस्पेक्टिव टू टाइम आ जाता है तो उसी को हम डिफाइन करते हैं रेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रस्टिंग की बात करते हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आपके आयरन को करोड होने में कितना टाइम लगता है विद रिस्पेक्टिव टू टाइम, दैट इज बेसिकली डिफाइन एज द रेट ऑफ करोजन। कि आपने जो भी आयरन ऑब्जेक्ट इंस्टॉल किया है, ठीक है, आपने जो भी आयरन ऑब्जेक्ट इंस्टॉल किया है उस आयरन ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लग रहा है कि वो कंप्लीटली रस्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोला जाता है रेट ऑफ करोजन। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि अराउंड 12 वीक्स लग रहे हैं हमारे पास 1 ग्राम आयरन को करोड होने में। ठीक है, तो ये जो हमने कहा 1 ग्राम आयरन को 12 वीक्स लगते हैं, दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन रिस्पेक्टिव टाइम इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हम स्पीड के बारे में बात करते हैं कि आपको सपोज कीजिए आप अपने घर से या स्कूल की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये आपका स्कूल है, आप स्कूल से अपने घर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज कीजिए 15 किलोमीटर का था। तो आपने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है उसको हम बोलते हैं स्पीड। और वो एक्चुअली क्या है, वो भी है आपका रेट ऑफ डिस्टेंस कवर, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं डिस्टेंस कवर इन पर यूनिट टाइम। सो ये जो स्पीड है ना एक्चुअली ये भी हमारी रेट के बारे में ही एक्सप्लेन करती है। सो रेट ऑफ द रिएक्शन इज वेरी सिंपल, इट बेसिकली एक्सप्लेन्स अबाउट कि आप एक रिएक्शन को कितने तेजी से कितने धीरे से उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि जब हम रेट की बात कर रहे हैं तो लेट अस कोरिलेट इट विद द रिएक्शन। तो एक रिएक्शन के अंदर जब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हमें जाना है। ये जो है इनिशियल क्वांटिटी है और ये जो है हमारे पास फाइनल क्वांटिटी। वेरी सिंपल। अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझिए कि जब आपके पास टाइम जीरो है, जब आपने रिएक्शन को शुरू किया है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है। लेट अस सपोज वो रिएक्टेंट हमने ए नॉट लेते हैं और प्रोडक्ट जो है उस टाइम पे दैट इज जीरो। अब होगा क्या, जैसे जैसे रिएक्शन सपोज कीजिए टी 1 सेकंड पे पहुंच गया है, फिर टी 2 सेकंड पे है, फिर टी 3 सेकंड पे, इस तरीके से चलता जाए। तो इस ए नॉट में से यानी इस रिएक्टेंट में से कुछ अमाउंट ऑफ द स्पीशीज विल डिक्रीज, और ये जो डिक्रीज हो रही है उतनी ही हम ये कह सकते हैं कि फॉर्म होगी प्रोडक्ट की तरफ। फिर हम कह देते हैं ए नॉट माइनस एक्स डैश हो गया है, तो यहाँ पर एक्स प्लस एक्स डैश फॉर्म हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हमारे पास रिएक्टेंट डिक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट फॉर्म होता रहेगा, और इनमें एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप। हम ऐसे कह सकते हैं दैट रेट ऑफ डिसअपियरेंस, जिस स्पीड से रिएक्टेंट डिसअपियर होगा, rate of disappearance of reactants will be directly proportional to rate of formation of product, है ना। क्योंकि जब रिएक्टेंट आपका कम होता रहेगा तभी प्रोडक्ट की तरफ वो फॉर्म होता जाएगा। अगर रिएक्टेंट है ही नहीं और रिएक्टेंट कांस्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्टिव टू टाइम तो प्रोडक्ट फॉर्म विल बी जीरो। इसीलिए जरूरी है कि रिएक्टेंट को डिक्रीज होना है और प्रोडक्ट को फॉर्म होना है। अगर ये डिक्रीज नहीं होगा तो प्रोडक्ट कभी भी फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है। अब इसी चीज को हम थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं कि ग्राफ के थ्रू हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप ग्राफ की तरफ देखेंगे तो अगर आपके पास आपने 2 ग्राफ देखे, एक ग्राफ है जिसमें टाइम है और हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट। ठीक है, दूसरे ग्राफ में हमने ले लिया है अपना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक साइड पर है एंड डेफिनेटली टाइम होगा हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमने 2 ग्राफ्स देख रहे हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि अलग अलग एक्सिस अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। आपके पास एक जगह पर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और दूसरी जगह पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब खुद ही बताइए इसमें एक डायरेक्ट रिलेशनशिप, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती जा रही है। तो जैसे ही टाइम मैक्सिमम की तरफ अप्रोच करेगा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मिनिमम होगी। अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पे टाइम जो है वो कुछ अराउंड मान लो 50 सेकेंड होगा, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन वो लीस्ट है।
अगर टाइम मैक्सिमम है तो आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन जा रही है लीस्ट, यानी टाइम बढ़ते बढ़ते आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो फॉर्म होती रहेगी और उसी रेट से यानी उसी स्पीड से उसी रेशियो से आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जहां पर जीरो था, सो ये ग्राफ जो है वो जीरो से स्टार्ट हो, जहां पे प्रोडक्ट जीरो कॉन्सेंट्रेशन में था अब वो अपनी मैक्सिमम तक जाएगा। दिस वॉज द टाइम व्हेन इट वॉज जीरो, तो प्रोडक्ट जो था वो जीरो था, प्रोडक्ट्स वर जीरो अमाउंट। ठीक है, तो अगर इन दोनों ही ग्राफ्स को हम कंबाइन करके ड्रॉ करना चाहें तो एक तो होगा डिक्रीजिंग और एक होगा हमारे पास इंक्रीजिंग। ये होगा रिएक्टेंट के रिस्पेक्टिव में, ये होगा प्रोडक्ट के रिस्पेक्टिव में और ये होगा हमारे पास टाइम। एंड दिस विल बी डेफिनेटली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्लैश प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अपने रेट ऑफ द रिएक्शन के टुवर्ड्स, कि रेट जो है वो स्पीड को डिटरमाइन करता है, स्पीड यानी मूवमेंट। अब अगर रिएक्शन शुरू हो रहा है, रिएक्शन चल रहा है, तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट कम होते रहेंगे और प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता रहेगा। सो आपको क्वेश्चन जो है एग्जामिनर को डेफिनेटली ग्राफ से रिलेट करके भी दे सकता है। ठीक है, चलिए।